गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम नया चैप्टर हिस्ट्री का ले रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, इसका नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के आज हम एमसीक्यू बताएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 2023 में आने की पूरी संभावना है वो बताएंगे, और आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे कि क्या हमने पढ़ा है। सिलेबस तो ख़त्म हो गया है। अब इसको आप बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको अपडेट हो देंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। तो हम कुछ एमसीक्यू बताएंगे इम्पॉर्टेंट और कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडेंजर्ड माइग्रेंट। सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाना चाहिए, है ना। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा प्लेसेस है जो इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन था फॉर इंडेंजर्ड माइग्रेंट। इंडेंजर्ड माइग्रेंट समझते हैं? बंधुआ मजदूर। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि हमारे इंडिया से कई स्टेट हैं जहां से लेबर को भेजा जाता था। समझ में आ रही है? जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, तमिलनाडु भी है। तो इन स्टेट से जो है एज ए इंडेंचर्ड लेबर इनको जो है बाहर भेजा जाता था और वहाँ पर माइंस में, प्लांटेशन में काम कराया जाता था। बात समझ आ रही है? और जैसे कि आपने नाम सुना होगा इसी में, क्या, बाबा रामचंद्र जी का। बाबा रामचंद्र जो थे वो एक सन्यासी भी थे और इंडेंचर्ड लेबर के रूप में वो फिजी गए थे। कौन से आइलैंड? फिजी आइलैंड। हाँ, वहाँ गए थे काम करने के लिए। और फिर यहाँ आके उन्होंने क्या किया? अवध में कई सारे उन्होंने रिफॉर्म लाए, जैसे बेगार का एवोल्यूशन किया, रेवेन्यू जो हाई रेवेन्यू थे उसको कम कराने की किया, है ना। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, 4 ऑप्शन हैं। तो इंडेंचर्ड माइग्रेंट जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन कहाँ था, कहाँ ले जाए जाते थे? तो क्या वो फ्लोरिडा था, या मेलबर्न था, या कैरेबियन आइलैंड था, या मैक्सिको था? तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिजी का नाम हमने दे दिया, आपको हिंट्स मिल गई। तो क्या हो गया? वो कैरेबियन आइलैंड था। कैरेबियन आइलैंड, ठीक है, नीचे है कैरेबियन आइलैंड। हाँ, तो वो आइलैंड है पूरा, जितने भी वहाँ पड़ते हैं कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, वो कैरेबियन आइलैंड। तो कैरेबियन आइलैंड ले जाते थे, ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था उनके लिए। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली नोन एज द एक्सेस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, और आपसे अगर हम पूछें सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हो रहा, कब से शुरू हुआ, तो 1939 से शुरू हुआ था। समझ आ गई? अब कब तक चला? 1945 तक चला। ठीक है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी का क्या था? डिक्टेटर। हाँ, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय जो है कलेक्टिव पावर के रूप में कौन से देश थे, और किस ग्रुप में? एक्सेस ग्रुप। 2 ग्रुप बन गए थे, एक तरफ एक्सेस ग्रुप था तो दूसरी तरफ था एलाइड ग्रुप। तो यहाँ पर एलाइड ग्रुप की बात नहीं की जा रही, एक्सेस ग्रुप में, एक्सेस पावर में कौन कौन से देश शामिल थे, और एलाइड ग्रुप में आपको बताना है। तो एलाइड पावर में जो देश थे वो आपको पता करना, ये आपका हमने होमवर्क दे दिया। हमारे कमेंट में सेक्शन में लिख के बताइएगा एलाइड पावर में कौन कौन से देश आते हैं। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर में कौन था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो यहाँ कई सारे ग्रुप दिए हुए हैं। पहले में लिया है जर्मनी, इटली, जापान, एक ग्रुप दिया हुआ है।
सेकंड है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली दिया हुआ है, और तीसरे में ऑप्शन दिया है फ्रांस, जापान और इटली, और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है जापान, जर्मनी और टर्की। तो यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ग्रुप था एक्सेस पावर में, वो जर्मनी, इटली और जापान था। कौन था? जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, ध्यान रखिएगा एक्सेस ग्रुप में। अब आते हैं, और यहाँ पर ये भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हमने बता दिया। अब बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कब से कब तक हुआ? 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं, इसमें कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस कंट्री को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? और उस कंट्री का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने बता दिया फर्स्ट वर्ल्ड कब से कब तक हुआ, लेकिन इस दौरान, इस ड्यूरिंग पीरियड में किस कंट्री को सबसे ज़्यादा जो है लॉस हुआ, जुर्माना लगाया गया, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ताकि हमको मालूम पड़े आप लोग पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर यूरोपियंस अट्रैक्टेड टू अफ्रीका? आप जानते हैं अफ्रीका भी एक कंटिनेंट है, जैसे यूरोप कंटिनेंट है, तो यूरोप में कई सारे देश हैं। तो यूरोपियन, वहां पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? यूरोपियन। यूरोपियन अफ्रीका की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए, क्यों आए? कोई ना कोई रीजन होता है ना, तो वो रीजन हम लोग पता करते हैं। क्या है लिखा है? पहला रीजन दिया है बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी, अफ्रीका की नेचुरल ब्यूटी के कारण आए। दूसरा दिया है बाय द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, उनको अवसर दिखे वहां इन्वेस्टमेंट लगाने के, इन्वेस्टमेंट करेंगे फायदा मिलेगा। तीसरा है फॉर इट्स वास्ट लैंड रिसोर्स, वहां पर लैंड रिसोर्स बहुत है, बहुत बड़ा वास्ट लैंड रिसोर्स है। मिनरल्स वेल्थ बहुत है, इसलिए आए थे क्या। और डी वाला है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, या लेबर को रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए, वहां से ले जाने के लिए। तो इसका सही आंसर तो समझ ही गए होंगे, अफ्रीका कंटिनेंट रिसोर्स से भरा हुआ है, वहाँ मिनरल्स भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो यूरोपियन आए थे वो लैंड रिसोर्स और मिनरल वेल्थ के लिए आए थे, ये चीज उनको अट्रैक्ट किया, इसलिए वो अफ्रीका कंटिनेंट में आए थे यूरोपियन, ठीक है। और अफ्रीका केवल यही नहीं, ब्रिटिशर्स आए, वहाँ फ्रेंच भी आए, पोर्तुगीज भी आए, कई सारे लोग आए थे, स्पेन भी आया। तो वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई और अपना इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया, फायदा उठाया। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड बैंक वॉज सेटअप टू, अब वर्ल्ड बैंक आप सुना होगा, कहाँ पर है? यूएसए में। वर्ल्ड बैंक और एक IMF, ये नाम सुने हैं ना, ये दोनों यूएसए में। तो वर्ल्ड बैंक जो है, जो सेटअप की गई थी, उसका कुछ मतलब रहा होगा ना। तो क्या मतलब? फाइनेंस रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी माने जो शरणार्थी होते हैं, है ना। जैसे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो बहुत सारे रिफ्यूजी पाकिस्तान से यहाँ आ गए थे, जिनको हमने आश्रय दिया था। बहुत सारे बांग्लादेश से जो हुआ, बांग्लादेश से आ गए, हमारे लोग भी वहाँ गए। तो शरणार्थी बोलते हैं जो, तो उनके रिफ्यूजी के लिए रिहेबिलिटेशन, उनकी व्यवस्था करने के लिए, या फाइनेंस पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन, या जो नुकसान हुआ उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फाइनेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, या हेल्प थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इसका सही आंसर है फाइनेंस पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन, युद्ध हो जाने के बाद दोबारा खड़े करने के लिए, देश को दोबारा इकोनॉमी के पटरी में लाने के लिए ये वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। और वर्ल्ड बैंक ने कई सारे देशों को पैसा दिया, प्रोवाइड कराया इसी चैप्टर में, ठीक है, ताकि वो सभी लोग अपनी पुरानी इकोनॉमिक पद्धति में आ जाएं, मदद करें उनकी। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ये होगा फाइनेंस पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन। समझते जाइएगा भाई। हाँ, और एक बार तो ऐसा भी समय आया था कि यूएसए को भी नुकसान उठाना पड़ा, वो भी जब वो 1929 का समय था, जब द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। तो उसमें अमेरिका भी नहीं बच पाया, यूएसए, उसको भी नुकसान हुआ था। फिर उसने उस समय तो लोगों को फाइनेंस करना, पैसा देना बंद कर दिया था, कहा पहले मेरा पैसा वापस करो, जिससे आपसी देशों के जो रिलेशनशिप थे वो बिगड़ गए थे। मालूम है ना, पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। हाँ,
लेकिन यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी इकोनॉमी को बड़ी ही क्विकर मतलब जानते हो, तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ कवर कर लिया। कैसे? मास प्रोडक्शन करके। आपने सुना होगा हेनरी फोर्ड का नाम। फोर्ड की गाड़ियां चलती है ना सड़कों पे, वो कौन है? उसके मालिक कौन है फोर्ड कंपनी के? हेनरी फोर्ड, यूएसए की कंपनी है। हाँ, और उन्होंने जो है इसी तरीके के तमाम सारी वहाँ पर कंपनियां हैं जिन्होंने मास प्रोडक्शन कर करके अपनी इकोनॉमी को कवर कर लिया और शीघ्रता से कवर किया। ध्यान रखिएगा, कभी अगर पूछा जाए कौन सा देश है तो यूएसए है, जिसने बड़ी शीघ्रता से अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर लिया। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स द टाइडल एनर्जी कैन बी पुट। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है रिसोर्स जो टाइडल एनर्जी कैन बी पुट। टाइडल में सोचते हैं ना, पानी से, टाइडल जो टाइड्स होते हैं, जो पानी में टाइड्स आते हैं समुद्र में, उससे जो एनर्जी बनती है टाइडल एनर्जी कहा जाता है। तो उसका क्या आंसर रिप्लेनिशेबल होगा, या ह्यूमन मेड, या एबायोटिक, या नॉन रिसाइकलेबल? तो इसका आंसर है टाइडल एनर्जी का रिप्लेनिशेबल, क्योंकि रिप्लेनिशेबल माने होता है टाइड तो आते रहते हैं तो एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी। ये कोल पेट्रोलियम नहीं है, ये आपका देखा जाए तो नॉन कन्वेंशनल में आता है। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, जब तक पानी रहेगा समुद्र में टाइड आते रहेंगे और एनर्जी जनरेट होती रहेगी। तो इसको बोलते हैं रिप्लेनिशेबल, बार बार इसका इस्तेमाल हो जाए। इसका आंसर ए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, ध्यान रखिएगा, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। लिखा है क्वेश्चन, व्हाई वर बिग यूरोपियन पावर मीट इन बर्लिन इन 1885। ये यूरोपियन की जो बड़ी बड़ी पावर है, जैसे कि ब्रिटेन है ना, फ्रांस है, ये बड़ी बड़ी पावर जो है बर्लिन में 1885 में क्यों मिली थी? क्यों मिली? वाई? तो आंसर है टू कंप्लीट द डिवीजन ऑफ अफ्रीका एमंग देमसेल्फ। यहाँ 1885 बर्लिन में मिलने का मतलब है कि अफ्रीका वो आ रहे थे, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे। अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, रिसोर्सेज, मिनरल ज्यादा थी, मिनरल वेल्थ था। तो उन्होंने 1885 में बर्लिन में बैठकर ये तय किया, बड़ी बड़ी पावर्स ने, कि अफ्रीका का जो कंप्लीट डिवीजन है, कौन कहाँ पर रूल करेगा, वो तय करने के लिए। ठीक है, तो वो तय करने के लिए आपस में, अफ्रीका का डिवीजन ऑफ कंप्लीट करने के लिए, आपस में तय करने के लिए कौन कहाँ रूल करेगा, कौन किसकी कॉलोनाइज कॉलोनी बनेगी, वो तय करने के लिए। कब? बर्लिन में। समझ आ गए? हाउ रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। ये क्वेश्चन बहुत आता है। रिंडरपेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए या वेरी शॉर्ट में आए। ठीक है, या तो एमसीक्यू में आ जाएगा, आएगा जरूर, 101%। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा रिंडरपेस्ट अफ्रीका आया तो कैसे आया और कब? लेट 1880s में। यानी कि रिंडरपेस्ट जो है कैटल प्लेग होती है, एक डिसीज होती है जानवरों को, वो अफ्रीका कैसे आया, तो इसके बारे में जान लीजिए। इट वॉज कैरीड बाई इन्फेक्टेड कैटल। जो जानवर इन्फेक्टेड थे, उनको बीमारी थी, उनके द्वारा लाई गई। कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। यहाँ एशिया के आगे ब्रिटिश लिखा है, क्योंकि एशिया कंटिनेंट पर जो है ज़्यादातर ब्रिटिश का कब्जा था। भारत भी ब्रिटिश के अंडर में आता था उस समय, तो इसीलिए ब्रिटिश एशिया कहा गया। तो ब्रिटिश एशिया से वहां पर अफ्रीका में जो है वो इटालियन सोल्जर रुके हुए थे। इटालियन मतलब इटली के जो सोल्जर थे, वो ईस्ट अफ्रीका के एक जगह है एनिट्रिया, वहां पर वो अटैक करना चाहते थे, उसको आक्रमण करके जीतना चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो वहां सैनिक पड़े हुए थे, तो सैनिकों को फीड कराने के लिए, फीड माने खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, ठीक है, तो जो जानवर ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे, या आप एशिया भी कह लो, एशिया से लाए गए थे,
वो उन जानवरों को क्या था, बीमारी थी, उनको कैटल इन्फेक्टेड कैटल थे। तो इस तरीके से जो है अफ्रीका में ये जो रिंडर पेस्ट नाम की जो बीमारी है वो आई थी। समझ गए? तो कहाँ से आई थी? ब्रिटिश एशिया से। और कहाँ आई? ईस्टर्न अफ्रीका में। और क्या, जो इन्फेक्टेड जानवर थे, इन्फेक्टेड, वो जब आए वहाँ के जो सोल्जर्स ने इसका इस्तेमाल किया, वो फैल गई। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज रेस्टाफेरिनिज्म। ये क्या होता है भाई? तो रेस्टाफेरिज्म जो है एक वहां पर, देखिए अफ्रीका वगैरह में जो है वहां पर कई सारे जो इंडेंचर्ड लेबर थे, रुके हुए थे, तो उन्होंने अपना, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, तो उन्होंने अपनी एक संस्कृति डेवलप कर ली थी। और उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने, जैसे हमारे का पॉप सिंगर नहीं है, जैसे वो बादशाह है, बादशाह गाना गाता है बादशाह, हाँ, उसी तरीके का वो फेमस स्टार था बॉब मॉर्ले, उसको बुलाया गया, जो जमाइका का था एक पॉप सिंगर, उसको बुलाया गया जिसका नाम बॉब मॉर्ले है, ताकि वो उनका जो त्यौहार है, उनका रेस्टाफेरिनिज्म है, वो पॉपुलराइज हो जाए, वो विख्यात हो जाए। तो उन्होंने एक अपना कल्चर डेवलप किया था। उस कल्चर को पॉपुलराइज करने के लिए, फेमस करने के लिए एक स्टार को बुलाया। क्या नाम था? बॉब मार्ले। ठीक है, याद रहेगा। आगे, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाई गांधी जी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। दुनिया के इतिहास में 1929 को बहुत बड़ी इकोनॉमिक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महामंदी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। और अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि यूएसए भी उसमें अछूता नहीं रहा, यूएसए में भी इम्पैक्ट पड़ा। तो उसी समय 1929 जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो गांधी जी ने इंडिया में एक मूवमेंट चालू कर दिया था। और उस मूवमेंट का नाम क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझ आ गई? याद रखिएगा। तो वो महामंदी के समय, एक तरफ महामंदी चल रही थी और दूसरी तरफ गांधी जी ने इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में कहते हैं। आगे चलते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। नेम एनी टू वर्ड इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन बड़ा घुमा के कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे लिख के आ जाता है। नेम एनी टू वर्ड इंस्टीट्यूशन विच वर इस्टेब्लिश्ड अंडर ब्रेटन वुड्स। देखिए, युद्ध खत्म हो जाने के बाद ब्रेटन वुड्स बनाया गया। तो ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत जो दो इंस्टीट्यूशन थी, जो देश पिछड़ गए इकोनॉमी में, उनकी मदद करना, उनको कर्जा देना, उनको पटरी में लाने के लिए बनाया गया था ब्रेटन वुड्स, मालूम है ना। तो दो इंस्टीट्यूशन जो यूएसए में थी, हमने चर्चा की थी पहले भी, उसका नाम है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? अब ये कमेंट सेक्शन में तुमको लिखना पड़ेगा। हाँ, हम सब बता देंगे तो हमारा काम का, आपका भी कुछ काम होना चाहिए। आईएमएफ का फुल फॉर्म जो है आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे क्या है। ये यूएसए की दो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पैसा देती है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पिछड़ गई थी इकोनॉमी में, उसको पटरी पे लाने के लिए ये दो वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे। बैंक का नाम जानते हो? जो पैसा रखती हैं, पैसा प्रोवाइड कराती हैं। तो ब्रेटन वुड्स की दो इंस्टीट्यूशन फेमस ये हैं, इसको याद रखिएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू।